नमस्कार, मैं रवि मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का वी युवा एक्सप्लोरिंग सत्य में। आज बात होगी गुजरात इलेक्शन की, वही गुजरात इलेक्शन जिसके पिछले कई महीनों में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। 182 सीटों पर 2 फेजों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर को दूसरे फेज की मतदान होगी। अब इसके लिए 1621 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1621 उम्मीदवारों के माथे पर जनता हाथ रखेगी। कौन से उम्मीदवार को जिताएगी, कौन से उम्मीदवार को हराएगी, इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे पास कुछ पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं सजल जी से। सजल जी हमारे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, सारे हमारे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं। उनके बगल में बैठे हैं रेहान सोलंकी जी, उनके बगल में बैठे हैं सैफुल जी, और मेरे बगल में बैठी हैं मेघना जी। तो गुजरात एक तटीय राज्य, 1600 किलोमीटर से ज्यादा कोस्ट लाइन बाउंड्रीज यानी कि तटीय सीमा है इसके पास। 6 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है इस राज्य में। 4 करोड़ वोटर्स 1621 उम्मीदवारों की किस्मत को तय करेंगे इस बार। सबसे पहली चीज हम सजल जी से पूछेंगे। सजल जी, आपके हिसाब से इस बार गुजरात में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मेरे आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनने के चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि मोदी जी ने अभी फिलहाल ही में 20 लाख नौकरी की घोषणा की है अगर बीजेपी दोबारा से सत्ता काबिज करती है तो। और दूसरा, वंदे भारत ट्रेन चलाने से उन्हें कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेकर है, जहां पर उन्होंने 10,000 करोड़ की स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना को हरी झंडी दिखाई है। रेहान जी, आपके क्या मतलब एनालिसिस हैं गुजरात इलेक्शन के ऊपर? गुजरात इलेक्शन के ऊपर मेरा इतना एनालिसिस है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार वापस बन सकती है। वो भी बहुमत से बनेगी सरकार बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी की यहाँ पे 134 से 142 सीटों पे जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस 28 से 36 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। और आपकी सीट्स होगी 7 से 15 पे और अन्य की होगी 0 से 2 पे। सैफुल जी, इस बार का गुजरात इलेक्शन देखा जाए तो 2 पार्टी के बीच नहीं है। इसमें आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर चुकी है। इस बार लगता है कि आम आदमी पार्टी भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पिछले चुनाव में 77 सीट हासिल की थी। इस बार सेंट्रल जो नेता हैं वहाँ पे ज़्यादा दिखे नहीं है। इसका ये भी मतलब हो सकता है या कांग्रेस उस चुनाव से कट कर रही है या उसका और भी फैक्टर हो सकता है। मतलब सैफुल जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भारत जोड़ो यात्रा इसको इफेक्ट करे? कुछ इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि यात्रा जो भी निकली है और रोड पे वो कुछ इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन वहाँ ज़्यादा मोदी फैक्टर काम आ सकता है। यानी अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि 2017 से ज़्यादा या 17 से खराब, तो अगर बात की जाए 2017 में ज़्यादा वहाँ का जो सेंट्रल लेवल का नेता वहाँ पे पूरा दमखम से लड़ रहा है। इस बार उतना एग्रेसिव कैंपियन नहीं रहा है कांग्रेस का, नहीं दिख रहा जी। वो आक्रोश नहीं था। फिर भी अगर वहाँ पे बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है उसमें भी सेंध लगा सकती है और भाजपा में भी सेंध लगाएगी जी। मेघना जी, आपके एनालिसिस? जी रवि जी, जैसा आपने कहा कि जैसा सबने कहा कि बीजेपी वहाँ 27 सालों से है और जोरों शोरों से प्रचार कर रही है, वही कांग्रेस इस बार भारत जोड़ो यात्रा के साथ शांति से वहाँ प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई है। वहीं आपकी सरकार को देखें तो पहली बार वो गुजरात में पहली बार ही चुनाव में उतरने वाले हैं, पर उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिल रहा है। वो काफ़ी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम लेटेस्ट सर्वे की बात करें तो बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो महज 28 से 36 सीटों पे ही उनका कब्जा रह सकता है। और आपकी बात करें तो पहली बार सरकार में उतरी आप सरकार 7 से 15 सीटों पे अपना जोर दिखाएगी। वहीं अदर पार्टी भी 0 से 2 सीटों पे अपना कब्जा जमा सकते हैं। वहीं हम वोट शेयर की गुजरात में अगर बात करें तो बीजेपी को पिछले साल 45.9% ही वोट शेयर मिले थे, जो कि उनके पिछले बार के इलेक्शन से 3.2% कम था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उन्हें पिछले बार 26.9% वोट शेयर मिले थे, जो कि पिछले साल से 14.5% कम थे। और अगर हम इसी बेसिस पे देखेंगे तो आप तो पहली बार इलेक्शन में उतरी है, अगर इसी प्रकार वोट शेयर घटते रहे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है।
वहीं अगर हम रीजन वाइज एनालिसिस की बात करेंगे तो सेंट्रल गुजरात में बीजेपी के पास 61 सीट, सेंट्रल गुजरात में 61 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें कि बीजेपी को 45 से 49 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिल सकते हैं। वहीं अगर हम नॉर्थ गुजरात की बात करें, नॉर्थ गुजरात में 32 मतदान क्षेत्र हैं। 32 मतदान क्षेत्र में बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 8 से 12 सीटें मिल सकती है, और आपका अनुमान थोड़ा कम है। वहीं साउथ गुजरात की बात करें तो वहां चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल खुद जोरों शोरों से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो कांग्रेस के अमीक यानिक और आपके विजय पटेल को हराकर पिछले बार की तरह यहां पे फिर से सीट बना सकते हैं और 35 सीटों में से 27 से 31 सीट पे कब्जा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें, नहीं मैं कुछ एनालिसिस और देना चाहूंगी कि कांग्रेस की बात करें तो 2 से 6 सीटों पर वो सिमट के रह सकती है। और अगर हम लास्ट में सौराष्ट्र कच्छ की बात करेंगे तो सौराष्ट्र कच्छ में 54 सीट्स हैं, जिसमें कि बीजेपी 38 से 42 सीट्स जीत सकती है, कांग्रेस सिर्फ 4 से 8 सीट जीत सकती है और आप 7 से 9 सीटों पे वहां कब्जा बना सकती है। बाकी हम जानते हैं सैफुल जी की क्या विचारधाराएं हैं इस पे। पहली बात की जाए अगर गुजरात चुनाव की, तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है दक्षिण और मध्य गुजरात। ये बात की जाए अगर वहाँ पे दक्षिण में, क्योंकि वहाँ आदिवासी वोट फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी 130 से 170 सीट ला सकती है। वही कांग्रेस की भी बात की जाए तो 68 से 72 सीट ला सकती है। और क्योंकि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है 38% हर इलेक्शन में रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। और दूसरी बात ये की जाए, सजल जी यहाँ पे हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सभी के जो अपने अपने एनालिसिस है वो एक दूसरे से काफी भिन्न हमें दिखाई दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी 7 से 12 सीट ला सकती है। जी सजल जी कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, आंकड़े सबके अलग हो सकते हैं क्योंकि सबने अपने मुताबिक रिसर्च की होगी, पर इस चुनाव में कुछ फैक्टरों को मद्देनजर रखते हुए इसकी रिसर्च की जाए तो इसके आंकड़े निकल रहे हैं। बीजेपी की 95 से लेकर 100 सीट, कांग्रेस की 55 से लेकर 65 सीट और आम आदमी पार्टी से की 10 से लेकर 15 सीट। और जो कि ओवैसी जी मैदान में उतरे हैं इस बार, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट कटवाएंगे और उसका फायदा सीधे तरीके से देखने को मिलेगा भाजपा को। सोलंकी साहब, क्योंकि भाजपा ने यूसीसी लागू करने का वादा किया है और जैसा कि 2002 गोधरा कांड के बारे में भी अमित शाह लगातार रैली में बोल रहे हैं, तो हिंदू भावनाओं के वोट उन्हें मिल सकते हैं। सोलंकी साहब, बात हुई यहाँ पे मुस्लिम वोट्स की, बात हुई है यहाँ पे ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या इस बार कुछ वोट कट कर सकते हैं कांग्रेस या फिर बीजेपी के? मेरे आंकड़े के अनुसार ओवैसी गुजरात में अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, ओवैसी कुछ नहीं कर पाएंगे। सजल जी, सैफुल जी। पहली बात, ओवैसी 14 ऐसा विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं जहां आपको देखना पड़ेगा कि वहां मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर वहां पे AIM लड़ रही है तो वहां पे सीधा साथ बीजेपी का फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, जो अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस में से युवा जो, क्योंकि गुजरात में युवा नेताओं की पिछले 2017 में लड़ी लगी हुई थी कांग्रेस में आने की, वहीं इस बार के चुनाव की बात की जाए तो हार्दिक पटेल और जगदीश ठाकुर कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं। उसका बिल्कुल बीजेपी क्योंकि के पटेल जो पटेल वोट है, पिछली बार हार्दिक पटेल थे तो पटेल वोट ज़्यादा कांग्रेस में कन्वर्ट हुई थी। और ये भी देखना होगा क्या इस बार पटेल वोट पूरा बीजेपी में शिफ्ट होती है या फिर वो कांग्रेस में रहती है, ये भी बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि 40 ऐसा विधानसभा सीटें हैं जहाँ पटेल वोट वहाँ पे जीत हार तय करता है। और दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है 26 ऐसी सीटें हैं जहाँ आदिवासी मतलब वुल इलाका है, वहाँ आदिवासी वो लगा के वहाँ का छोटू वासवा की पार्टी भी 4 सीटें लाई थी। ये भी देखना होगा क्योंकि छोटू वासवा के वहाँ कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस बार का चुनाव में ये भी फैक्टर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे आई है, तो ये भी देखना होगा कि वहाँ किस वोट में मेघना जी 30 सेकंड, उसके बाद हम अपनी सहयोगी स्वीटी के पास चलेंगे। मैं ये बोलना चाह रही थी कि इस बार हम देख रहे हैं रवि जी कि कोई भी कॉमनल फैक्टर इस बार गुजरात में ना बीजेपी के सपोर्ट में, ना कांग्रेस के, ना आपके सपोर्ट में। इस बार बेसिक मुद्दों पे बात हो रही है। और जहाँ तक हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा की,
अभी जस्ट कुछ समय पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने खुद भारत जोड़ो यात्रा पे कांग्रेस के खिलाफ सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस मेधा पाटकर ने नर्मदा आंदोलन के खिलाफ बातें की थी, क्या उन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस में उनको मिला करके भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्होंने सही चीज की है? ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ चुका है। मेधा पाटकर को मतलब भारत जोड़ो यात्रा में नहीं मिलाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? यही तो सवाल का मुद्दा उठ चुका है ना रवि जी। गुजरात में अभी बेसिक फैक्टर्स पे क्योंकि बात हो रही, तो यही छोटे छोटे मुद्दे बीजेपी की जीत की वजह बन सकते हैं गुजरात। आगे हम चलेंगे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में पूरा एफर्ट नहीं किया, तो सैफुल जी, क्या गुजरात इलेक्शन कांग्रेस के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो उन्होंने पूरे एफर्ट्स नहीं डाले? नहीं, बात वो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा, आपको समझना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला। वो वोट के लिए नहीं निकाला जा रहा है। पहली बात, जो पिछला इलेक्शन को देखा जाए तो वहाँ राहुल गांधी बहुत एक्टिव थे। इस बार एक्टिव इसलिए नहीं है, वो बेसिक मुद्दे की लड़ाई ज़मीनी पर लड़ रहा है। इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन को ध्यान में रख कर वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे इस बार, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बात कर रही हैं कि राहुल गांधी न आने से नुकसान हो सकता है, आपका क्वेश्चन ये है, तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि वहाँ का जो लोकल जो कांग्रेस है ना, वहाँ पे बहुत मजबूत है। कभी भी आप वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिए, वहाँ पे 38% कांग्रेस के पास हर समय वोट रहती है, क्योंकि वहाँ का जो लोकल न्यू है वहाँ बहुत मजबूत है। बिल्कुल। यहाँ पे पहले हाथ उठाया है सजल जी ने। सजल जी बताइए, आपके क्या पॉइंट्स हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 2024 की है, क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा सपोर्ट रहता था हमेशा गुजरात कांग्रेस को, वो था पाटीदार नेताओं का। हार्दिक पटेल जैसे कि जब भाजपा में आ गए हैं तो वो वोट बैंक उनका अलग हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा वोट पाने की राजनीति नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है लोगों को जोड़ने की। वो जो वर्चस्व खत्म होते जा रहा है कांग्रेस का, लोगों को जोड़ना तो वोट के लिए ही है ना, लोगों को नहीं, पार्टी से लोगों को जोड़ना, वोट के लिए नहीं, 2024 के इलेक्शन के लिए, गुजरात इलेक्शन के लिए नहीं जी। लेकिन 2024 भी अगर इलेक्शन आप देखेंगे तो उसमें भी इनडायरेक्टली आप वोट के लिए ही जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। सैफुल जी यहाँ कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात, सजल भाई ने कहा कि पटीदार का वोट वहाँ से कट सकता है। सजल भाई, ये भी आपको मालूम होगा, हार्दिक पटेल जो थे उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो बीजेपी के ही खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि पटीदार वोटो। इस बार आपको क्या लगता है कि पटीदार वोटो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगी? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि जिस मुद्दे पे वो प्रोटेस्ट किए थे वो मुद्दे उनके साथ हैं, क्योंकि वहाँ पे वो फिर पार्टी बदल लेते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि पटीदार वोटों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, तो अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि पटीदार जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ ऐसी सीटें बता देते हैं जहां पे हमें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सबसे पहली सीट है कंभालिया सीट। कंभालिया सीट एक अहिर जो वोटर्स है उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ पे 1967 के बाद से कोई भी नॉन अहिर कैंडिडेट नहीं जीता है। यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और हमें ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कंभालिया से कौन से मतलब जो कैंडिडेट है वो जीत कर निकलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सीट होगी घाटलोडिया की। घाटलोडिया ये वही सीट है जहां से भूपेंद्र भाई पटेल, जो भी गुजरात के करंट चीफ मिनिस्टर है, वो चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे कई सालों से बीजेपी ने अपना गढ़ बना के रखा है, भगवा झंडा यहाँ पे लहरा रखा है, लेकिन क्या इस बार भी वो ऐसा कर पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है इसके ऊपर। अगला सीट है मोरबी का। मोरबी, काफी नाम सुना होगा मोरबी का आपने। 2012 तक मोरबी पर बीजेपी का शासन था, लेकिन 2017 में कांग्रेस ने वहां पे बाजी मार ली। क्या 2022 में भी मोरबी पर कांग्रेस अपना शासन वापस ला पाएगी? रवि, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें जी। कि आपने पोरबंदर और सूरत जैसे बड़े बड़े सीटों को छोड़ दिया है। पोरबंदर एक बहुत बड़ा सीट है गुजरात में, जो बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। वहाँ बीजेपी बहुत लंबे समय से जीतती आ रही है, और इस संसदीय क्षेत्र में सांसद रमेश ढकुक जो बीजेपी के जिन्होंने धड़ुक जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ललित वसोया को पिछले बार भी बहुत बड़े नंबर से, जो कि
2,29,820 जी, 2.25 लाख वोटों से लगभग 23 वोट्स हैं। वो बहुत बड़ा नंबर है, वो बहुत बड़ी संख्या है। वहीं सूरत की बात करें तो सूरत भी बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। वहाँ पे उन्होंने पिछले 27 सालों से एक भी सीट उन्होंने कभी नहीं लॉस की है, उन्होंने कभी नहीं हारा, वो वहाँ पे जीतते आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से बहुत उन्होंने अपने एरिया को फैला के रखा है। गुजरात में बीजेपी बहुत एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि कांग्रेस भी अपने प्रचार प्रसार कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, पर वो जो उनके जो बड़े नेता हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे, वो शांति से छुपकर अपने इलेक्शन में साइलेंट तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। इससे कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का भी बहुत सीटें हैं कांग्रेस की, तो वो इस बार वहाँ कुछ सीटें जरूर जीत सकते हैं, पर उनको सामने आके लड़ने की जरूरत है। उनके बड़े नेताओं को सामने आकर के बहस करने की यहाँ पे जरूरत है। पॉइंट ऐड करना चाहेंगे जी रेहान जी। जैसा कि मेघना जी ने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रैली चल रही है, उसका मैं मेरे आंकड़े के हिसाब से बताना चाहूँ तो उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की प्रचार रैलियाँ वैसे ही बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो उसका वो वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट्स काटने में लगी है, वो उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। चुनाव में ओनली दो मुख्यतः जी, दो ही पार्टीज ही चुनाव लड़ा जा रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे। कांग्रेस को आपने एकदम दरकिनार कर दिया यहाँ पे जी। जैसे मेघना जी बोल रही थी कि यहाँ अहमदाबाद वडोदरा में वहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आपको याद होगा जो लोकल इलेक्शन हुआ था आम आदमी पार्टी सूरत में अच्छा की थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अहमदाबाद और वडोदरा में जो भी ये बीजेपी का गढ़ है वहाँ आम आदमी पार्टी सेंध लगा सकती है, क्योंकि उन्होंने लोकल चुनाव को भी देखा जाए तो वहाँ पे अच्छा की थी। और इस बार 2-3 सीट बहुत अहम होगी, क्योंकि वहाँ हार्दिक पटेल पर ज़्यादा गुजरात के नज़र रहेंगे विरामगढ़ में, क्योंकि वहाँ पे अगर हार जाते हैं हार्दिक पटेल तो उनका अस्तित्व की लड़ाई है। और अल्पेश ठाकुर का राधनपुरा में वह भी बहुत बड़ी फैक्टर होगा, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस भी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पटेल वोट का भी यहाँ पे फैक्टर, क्योंकि पटेल वोट अगर शिफ्ट होता है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि 2024 का भी चुनाव है और इस पे लोगों के भी नज़र है कि इस बार अगर गुजरात में अगर बीजेपी हार जाती है तो 2024 में उनका आगे का भविष्य क्या होगा। सजल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बीजेपी अगर 2022 में हार जाती है तो 2024 का क्या होगा? देखिए 2022 में वैसे तो हारने की गुंजाइश इतनी है नहीं है, अगर फिर भी हार जाती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा सीट जो कि गुजरात के अंतर्गत आती है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले मोरवी के ऊपर चर्चा हुई थी, तो इस बार बीजेपी ने मोरवी में ब्रजेश मेजा को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह कांग्रेस को कांतिलाल अमृतिया को मौका दिया है। कांतिलाल अमृतिया जो कि एक प्रभावी नेता है कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं मोरवी में कांग्रेस आ सकती है। दूसरी रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का एक ही काम है गुजरात में, वो है वोट कटवाना। आम आदमी पार्टी और ओवैसी कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट कटवाएंगी और इसका नतीजे आपको देखने को मिल जाएंगे 8 तारीख को। मेघना जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट कटवाने के लिए है और असदुद्दीन ओवैसी भी वोट कटवाने के लिए, कितनी सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी सैफुल जी ने कहा था, जैसे कि उन्होंने सूरत में कहा था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पहले सजल जी का पॉइंट पे कुछ तर्क रखें आप। सजल जी के पॉइंट पे भी मैं ये तर्क रखना चाहूंगी कि आप पार्टी को हम अभी हल्के में नहीं ले सकते रवि जी, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो वहाँ पे भी पहली बार ही इलेक्शन में उतरी थी, पर जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे सीटें जीती है और सरकार बना करके लोगों को चौंकाया है, आप पार्टी को हल्के में लेना ये सही बात नहीं होगा। और रही बात बीजेपी की, तो जैसे सैफुल जी ने कहा, ये बीजेपी के लिए अस्तित्व की नहीं इज्जत की लड़ाई है। वो जीत भी जाती है, अगर गुजरात में वो हार भी जाती है, इससे बीजेपी को के 2024 इलेक्शन में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ सकता है, पर ये उनकी इज्जत की लड़ाई है, क्योंकि महज 27 सालों से वो गुजरात में गवर्नमेंट बनाए हुए हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनको ये 27 साल को 32 साल तक वो कैसे ले जाएंगी, ये उन पे लगी हुई है, ना कि उनके अस्तित्व पे इस पे किसी भी प्रकार का सवाल उठता है। और जहाँ तक बात करें आपकी, तो सूरत में बने बीजेपी के गढ़ को
आप बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रही है, अपनी जी जान लगा दी है उन्होंने, ताकि वो सूरत में उनकी सीट आए, और आपको हम इतने हल्के में नहीं ले सकते, ये आप भी मानते होंगे। पे हमारे दर्शकों ने काफी अच्छी रिसर्च की है। गुजरात सौर ऊर्जा का सही में गढ़ माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की जब भी बात आती है तो गुजरात का जो नाम है वो टॉप राज्यों में आता है। तो बस एक पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे सैफुल जी से, सौर ऊर्जा के ऊपर क्या कहेंगे आप? पहली बात, भाई ने क्वेश्चन पूछा कि फ्री बिजली का वादा क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे मतलब बिजली की कमी है, चाहे ऐसा आप पूछ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में जो 200 यूनिट हम लोग बिजली फ्री कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम लोग लोन लेकर फ्री कर रहे हैं। आप गुजरात का अगर देखें तो वहाँ पे 3 लाख करोड़ पे गुजरात पे लोन है। वहीं पे अगर दिल्ली में बात की जाए, हम लोग फ्री वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या बस भी है, लेकिन वहाँ पे 1 भी रुपया दिल्ली के ऊपर कर्ज नहीं है। तो हमारे पास वो प्लान है जो गुजरात की जनता विश्वास करती है। लास्ट पॉइंट मेघना जी से। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा के जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उन पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अभी जो हमारे भारत देश ने इनिशिएटिव चलाया, ना कि सिर्फ भारत देश ने, पूरे विश्व ने जो इनिशिएटिव चलाया है, वन वर्ल्ड, वर्ल्ड पावर, वन ग्रिड, उसके अकॉर्डिंग सारे सोलर पैनल और सारे इसमें काम करने वाले लोगों को बेहतर तरीके से रोज़गार मिल जाएगा। वहीं बात करें गुजरात के लोगों की, तो उन्होंने बीजेपी के काम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए हैं। ये हम सब यहाँ प्रेजेंट सब लोग जानते हैं कि इस बार वो बहुत सारी निंदा कर रहे हैं बीजेपी की, लेकिन वो मुझे नहीं लगता, जितना हमने एनालिसिस किया, जितना हमने रिपोर्ट्स को खंगाला है, जितना हमने सब चीज़ों को देखा है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी पे गुजरात की जनता अभी भरोसा करने के लिए तैयार है। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पिछले बार भी उन्होंने कुछ अंक दिए हैं, कुछ बढ़ोतरी वहाँ रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पिछले 27 सालों में वहाँ राज कर रही है, पिछले 27 सालों पे सरकार बना के वहाँ पे रह रही है, उससे यही पता चलता है सैफुल जी कि बीजेपी इस बार भी वहाँ जीतने ही लास्ट पॉइंट आपसे मिलेंगे, कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स है वो आपसे। अगर हम गुजरात इलेक्शन पे बात की जाए, सैफुल जी समय समाप्त हो रहा है। गुजरात इलेक्शन पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको मालूम है पिछले जो इलेक्शन हुआ तो वहाँ 2 पार्टी, इस बार 3 पार्टियों के बीच सजल जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये रहेगा, जितना भी एनालिसिस किया इसमें मोरबी का फैक्टर देखें और गुजरात की भाजपा सरकार की सुविधा देखें तो भाजपा की 95 से लेके 100 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की 55 से लेके 65 सीटें, आम आदमी पार्टी की 10 से लेके 15 सीटें और अदर्स की 1 से लेकर 4 सीटें। बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। तो हमारे ये थे आज के पैनलिस्ट। हम अपने सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रही बात गुजरात की, तो 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि ये स्टैट्स कितने सही हैं और कितने गलत, जब इलेक्शन कमीशन वोटों की गिनती करेगी और पता चल जाएगा कि किसके माथे पर जनता ने हाथ रखा और आशीष देकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। स्वीटी जी का भी धन्यवाद देते हैं और उनके साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके साथ उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। जुड़िएगा हमारे साथ 8 दिसंबर को वोटिंग के समय। सारे अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए वीयू एक्सप्लोरिंग सत्य।